Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contextual Faculty, Department of Electrical Engineering, IIT Lucknow. In the last class we have discussed about three phase control rectifiers in which we have discussed half wave control rectifiers. यानी थ्री फेज सप्लाई जब हम लोग अप्लाई करते हैं हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स पे तो किस तरीके से वो एसी को डीसी में चेंज करता है। तो उसमें हमने ये पाया था कि तीन फेज हाफ वेव सप्लाई थ्री फेज जो सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी सिर्फ आधी पल्सेस को या फिर पॉजिटिव पल्सेस को वो एसी को डीसी में चेंज कर पाता है और नेगेटिव पल्सेस को डीसी में चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए उसको हम लोग हाफ वेव बोलते थे। ओके, अभी हम लोग देखेंगे थ्री फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ओके, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेमी कन्वर्टर कैसे बनाते हैं हम लोग थ्री फेज सेमी कन्वर्टर्स। ओके ओके तो अगर हम लोग बात करें थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स की, तो इसमें कह रहा है कि थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर इज अ फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर्स यूजिंग 6 थायरिस्टर्स कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। यानी अभी आगे एक फिगर है उसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है कि 6 थायरिस्टर्स लगे होते हैं एक ब्रिज के फॉर्म में, ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में। ऑल द 6 थायरिस्टर्स आर कंट्रोल्ड स्विचेस, all the 6 thyristors are controlled switches which are turned on at an appropriate time by applying suitable gate triggering signals। यानी कि हम लोग हर एक SCR को सुटेबल टाइम के हिसाब से उसको ट्रिगर करते हैं, उसको ऑन करते हैं बाय मीन्स ऑफ गेट सिग्नल। द थ्री फेज फुल कन्वर्टर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पावर एप्लीकेशन अप टू 150 किलोवाट्स। तो जो हमारे सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर थे वो सिर्फ 15 किलोवाट तक के लिए हम लोग यूज करते थे, और यहाँ पे जो थ्री फेज है वो 150 किलोवाट तक के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर आउटपुट पावर लेवल। where two quadrant operation is required, this circuit is also known as three phase full wave bridge or as a 6 pulse converter। तो इस सर्किट को हम लोग थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर या फिर 6 पल्स कन्वर्टर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जो भी हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होगी इसका मतलब 3 पॉजिटिव साइकिल और 3 नेगेटिव साइकिल्स होंगे। तो उन 6 पल्सेस को क्या करता है एसी को डीसी में चेंज कर देता है, इसलिए हम लोग इसको 6 पल्स कन्वर्टर्स बोलते हैं। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट रिपल वोल्टेज इज 6 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जो इसकी जो इसका आउटपुट आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 6 गुना हो जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड द फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट इज लेस दैन दैट ऑफ अ थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर्स। तो इसमें क्या बोल रहा है आपका कि और जो हमारे पास फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कम्पेयर टू हाफ वेव कन्वर्टर्स या थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर्स। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आई कि इसमें हम लोग 6 थायरिस्टर्स क्या करते हैं एक ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड करते हैं। इसके बाद में अप्रोप्रिएट टाइम के हिसाब से उन SCRs को ट्रिगर करते हैं, फायरिंग एंगल पे क्या करते हैं हम लोग गेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इसके जो एप्लीकेशंस है कि 150 किलोवाट तक के लोड्स को हम लोग चला सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर्स। ओके, इसको हम लोग थ्री फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर बोलते हैं या फिर 6 पल्स कन्वर्टर बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी आपकी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पल्सेस होंगी एक साइकिल में एक ड्यूरेशन में या एक साइकिल में, उसको क्या करता है उसको पूरे के पूरे को डीसी में चेंज कर देता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 6 गुना हो जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी 6 FS। ओके, और इससे फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केसेस, यानी कि हाफ वेव के कंपेरिजन में इसमें फिल्टर की रिक्वायरमेंट कम होती है। In the circuit configuration of the three phase full wave controlled rectifier, the thyristor which has the most positive voltage at its anode conduct when triggered। मतलब ये बता रहा है आपका कि जो भी हमारे पास 6 SCR होंगे यानी 6 SCR जो हमारे पास कनेक्टेड हैं, तो जिसके पास में ज़्यादा वोल्टेज या फिर मोस्ट पॉजिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी वेवफॉर्म में देखेंगे कि मोस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस SCR के अक्रॉस में अपीयर हो रहा है उस टाइम पे वाला SCR क्या करेगा कंडक्ट करेगा, वर्क करेगा। ओके, एंड द थायरिस्टर विद द मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज एट इट्स कैथोड रिटर्न्स टू द लोड करंट इफ ट्रिगर्स। तो कह रहा है कि एक SCR क्या करता है जिसके पास में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज होगा
वो ट्रिगर करेगा, और जिसके पास सबसे कम वोल्टेज होगा वो ट्रिगर करेगा। तो एक टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज वाला एससीआर होगा वो ट्रिगर करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज एक एससीआर के अक्रॉस होगा वो वाला कंडक्ट करेगा, और एक दूसरा एससीआर जिसके पास में सबसे कम वोल्टेज होगा या फिर निगेटिव में जिसके पास वोल्टेज होगा वो वाला एससीआर क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और हम लोग उसको ट्रिगर करते हैं तब। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है। एक ब्रिज फॉर्म में हमने एससीआर्स को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एससीआर हमारे T1, T3, T5, T4, T6, T2। तो इसको हम लोग इस तरीके से नाम क्यों लिखते हैं, यानी कि ऊपर में देख रहे हैं आप कि ऊपर में ऑड है T1, T3, T5, यहाँ पे है T4, T6, T2। तो इसमें आपको याद रखना है कि 135, ओके, ये हमारा हो जाता है ऊपर के लिए, और लेग के लिए क्या हो जाएगा आपका 462। ओके, तो इस तरीके से कनेक्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि T1 के जस्ट बाद T2 ऑन हो, T3 के जस्ट बाद T4 ऑन हो, और T5 के बाद T6 ऑन हो। ओके, तो हमारे जो एससीआर कनेक्टेड इस तरीके से इसलिए किए जाते हैं ताकि T1 के जस्ट बाद T1 T2 एक साथ, T3 T4 एक साथ, T5 T6 एक साथ काम करें, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 फेज सप्लाई स्टार कनेक्टेड, जो कि हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं VAN, VBN एंड VCN, ओके, जो कि करंट IA, IB और IC प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T1 और T4 के बीच में IA करंट जा रहा है, इसी तरीके से T3 और T6 के बीच में IB करंट, और T5 एंड T2 के बीच में क्या हो रहा है आपका IC करंट प्रोवाइड हो रहा है। और हमने लोड में क्या किया है, एक RL लोड अप्लाई किया है। ओके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रजिस्टिव लोड के लिए काफ़ी केसेस पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली RL लोड के लिए यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो रेड है वो रेड ए फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू बी फेज को, और ब्लैक सी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है आपका क्या नाम है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे अपीयर होगा। तो इस प्रकार से आपका आउटपुट वोल्टेज अपीयर होता है। ओके, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, वोल्टेज अपीयर होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 पाई ड्यूरेशन तक, ठीक है, यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी एक कंप्लीट साइकिल में हमें 6 पल्सेस मिल रहे हैं आउटपुट में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टोटल हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 6 पल्सेस मिल रहे हैं, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 6 पल्स कन्वर्टर बोलते हैं। ओके, इसके बाद में कह रहा है कि कम्यूटेशन ऑफ द लोड करंट फ्रॉम वन थायरिस्टर टू द नेक्स्ट ऑकर्स एट द फायरिंग इंस्टेंट व्हेन द इनकमिंग थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड टू द प्रीवियसली कंडक्टिंग थायरिस्टर। ओके, तो यानी जो पिछला एससीआर कंडक्ट कर रहा था, जब उसके क्रॉस निगेटिव वोल्टेज आएगा तो आपका ऑफ हो जाएगा, और सिमिलरली अगला वाला क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक टाइम पे 2 एससीआर कंडक्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसके अक्रॉस में पॉजिटिव वोल्टेज होगा वो वाला कंडक्ट करेगा, और एक दूसरा एससीआर जिसके पास में सबसे कम निगेटिव वोल्टेज होगा वो कंडक्ट करेगा। ओके, तो एक टाइम पे 2 एससीआर कंडक्ट करते हैं, और जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो जाता है वैसे वैसे क्या होगा आपका, वैसे वैसे आपका एससीआर कौन सा कंडक्ट करेगा वो चेंज होता जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या एजम्पशन माने हैं कि भैया यहाँ पे करंट हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस, यानी कॉन्टीन्यूस कंडक्शन के लिए हम लोग इसको मान के चल रहे हैं विथ हाईली इंडक्टिव लोड, यानी जो हमारा लोड है वो हाईली इंडक्टिव है। तो क्या होगा, इससे हमारा जो आउटपुट करंट है वो भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। किसी एक साइकिल को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया है, अल्फ़ा प्लस π/6 एंड अल्फ़ा प्लस π/2, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किया हमने। तो हमारा क्या हो जाएगा, VDC इक्वल टू 3/π इंटीग्रेशन अल्फ़ा प्लस π/6 टू अल्फ़ा प्लस π/2 √3 Vm sin ओमेगा t प्लस 30 d ओमेगा t। ओके, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 3√3 इंटू Vm/π cos अल्फ़ा। तो ये आपका क्या है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज
कितना होगा लोड के अक्रॉस में, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम लोग इसका जो RMS आउटपुट वोल्टेज है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो RMS आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 6 ये होता है आपका क्या 1/2 पाई बाई 6, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक पल्स आपका क्या है 2 पाई बाई 6 के लिए काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग टाइम पीरियड क्या होता है आप लेंगे, हम लोग 2 पाई बाई 6 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटीग्रेशन सिग्नल का स्क्वायर dt, और फिर क्या होता है अंडर रूट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2 पाई/6 पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है 6/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा प्लस पाई/6 टू अल्फ़ा प्लस पाई/2, और इसके बाद में सिग्नल यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे। ओके, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, RMS का ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आता है, जिसमें आपका क्या है √3 VM बाहर में है, फिर ब्रैकेट में है आपका 1/2 प्लस 3√3/4 पाई cos 2 अल्फ़ा और ब्रैकेट बंद, और 1/2 पावर है, दैट मीन्स इन अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट में दिया हुआ है। ओके ओके, तो जो आपका 3 फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो क्या कर रहा है, वो जो हमारे पास AC 3 फेज AC सप्लाई है उसके 6 पल्सेस को क्या कर रहा है, AC को DC में चेंज कर दे रहा है। लेकिन हाफ वेव के केस में क्या था कि हम लोग वहाँ पे सिर्फ 3 पल्सेस को AC को DC में चेंज कर पा रहे थे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या मिला हमें कि हम लोग पूरी तरीके से AC को DC में चेंज कर पा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स। कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों है, क्योंकि हम लोग SCRs के फायरिंग एंगल को चेंज करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि हम लोग इसको 150 किलोवाट तक के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ पे जितना वाट की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उतना फायरिंग एंगल के हिसाब से रख के और उसके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में अगला आपका कौन सा कन्वर्टर है, 3 फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, इसको हाफ कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आधे साइकिल के वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और आधे साइकिल के वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया है। आपको अब तक पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों यूज करते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमने क्यों लगाया है, ताकि हम लोग जो भी लोड के क्रॉस में आपका इंडक्टर लगा हुआ है जो एनर्जी को पॉजिटिव साइकिल में स्टोर करता है और नेगेटिव साइकिल में रिलीज करता है, तो उसको पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किए हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा था कि जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है उसको निगेटिव ना आए। ओके, ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज ना हो, उस पर इफेक्ट ना पड़े, इसके कारण भी हमने फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है। ओके, तो इसको हाफ कंट्रोल हम लोग क्यों बोलते हैं, हाफ कंट्रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है आपका, इसमें हम लोग इट कंसिस्ट ऑफ 3 थायरिस्टर्स एंड 3 डायोड्स। इसमें हमारे पास 3 थायरिस्टर लगे होते हैं और 3 डायोड लगे होते हैं विथ फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस द लोड। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 थायरिस्टर लगे हुए हैं, T1, T3, T5, D1, D2, D3। तो यहाँ पे 3 SCR और 3 डायोड लगे हुए हैं, जिसके कारण इसको हम लोग हाफ कंट्रोल बोलते हैं। और एक आपका फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है जो कि लोड के क्रॉस में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग 3 फेज AC सप्लाई करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या कर रहा है, AC को DC में चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो in order to understand the principle of operation of this converter, assume that the output load current is continuous and ripple free। तो यहाँ पे हम लोग assumption क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट लोड करंट है वो कॉन्टीन्यूस है और जो हमारा रिपल है वो क्या है, कम है, या फिर रिपल बहुत ही कम है या फिर जीरो के बराबर है। एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई/6 प्लस अल्फ़ा, यानी ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा, T1 इज ट्रिगर्ड, हेंस T1 एंड D3 कंडक्ट एंड वोल्टेज V0 अपीयर्स अक्रॉस द लोड। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका T1 और ये आपका जो D3 है, T1 और D3 कंडक्ट करेंगे। ओके, T1 और D3 कंडक्ट करेंगे कब, स्टार्टिंग में। ओके, वही चीज़ दिया हुआ है। एट ओमेगा टी इक्वल टू 7 पाई/6, दैट इज 210 डिग्री की बात कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, V0 इज जीरो, एंड फ्रॉम दिस इंस्टेंट ऑनवर्ड VAN, यानी कि VAN बिकम्स
मोस्ट नेगेटिव एंड फेज एंड डायोड D1 बिकम्स फॉरवर्ड बायस। मतलब कह रहा है कि इसके बाद में, यानी कि पहले में कौन सा कनेक्ट करेगा, T1 और D2 कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगले केस में क्या होगा आपका, D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और आपका कौन सा कनेक्ट करेगा, दूसरा SCR कंडक्ट करेगा। ओके, नाउ सिंस T1 इज स्टिल कंडक्टिंग द आउटपुट करंट I0 विल फ्री व्हील थ्रू T1 एंड D1। मतलब कह रहा है कि जो हमारा करंट I0 है वो क्या करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्री व्हील करेगा, उसके थ्रू फ्लो होगा। ओके, DFW ये छोटा सा दिया हुआ है, DFW। ओके, यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू हमारा जो लोड करंट होगा वो फ्री व्हील कर जाएगा, उसके थ्रू फ्लो कर जाएगा। अब फिर बता रहा है कि व्हेन T2 इज ट्रिगर्ड, जब हम लोग थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करेंगे, करंट I0 विल फ्लो थ्रू T2 एंड D1। ओके, यानी कि SCR2 को या फिर थायरिस्टर 2 को जब हम लोग ट्रिगर करेंगे तो उस समय हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, T2 से लेके D1 तक। यानी कि अगले साइकिल में हमारा T2 और D1 कंडक्ट करेंगे एंड द VBA अपीयर्स अक्रॉस द लोड। लोड के अक्रॉस में कौन सा वोल्टेज अपीयर होगा, VBA। ओके, तो ये वाला वोल्टेज हमारा अपीयर होगा। द प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी 2π/3 साइकिल, दैट इज 100, यहाँ पे 120 डिग्री के बाद में, हर साइकिल के बाद में यही सेम रिपीटिशन होगा। यानी कि पहले T1 120 डिग्री के लिए काम करेगा, फिर T2 120 डिग्री के लिए काम करेगा, फिर T3 120 डिग्री के लिए काम करेगा। ओके, और जो भी इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा उसको वो बार बार फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू क्या करेगा, उसको उसके थ्रू फ्लो होगा। ओके, ताकि हमारा वोल्टेज निगेटिव में ना आए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसका वेवफॉर्म देख सकते हैं। 3 फेज फुल वेव एंड हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मैंने 3 फेज फुल वेव और हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे निकल के आता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपका आउटपुट वोल्टेज निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी सिर्फ हमें 3 ही पल्सेस मिलते हैं। ठीक है, तो हाफ कंट्रोल होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें भी हमें 3 ही पल्सेस मिल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π ड्यूरेशन में। ओके, तो यानी कि 180 डिग्री तक हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 ही पल्स मिल रहा है। तो आपका ये कैसा कन्वर्टर है, हाफ कंट्रोल कन्वर्टर से। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो करंट है वो T1 D3 ऑन होगा तो इस प्रकार से होगा, फिर D1 D2 ऑन होंगे तो इस प्रकार से होगा। ये आपका यहाँ पे वेवफॉर्म में दिखाया गया है। ओके, इसके बाद में अगर हम लोग इस वेवफॉर्म को एनालाइज करें तो इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, एवरेज आउटपुट करंट है, RMS आउटपुट वोल्टेज है, RMS आउटपुट करंट है, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि VDC, तो हम लोग अभी आप लोग को बताया कि एक SCR क्या करेगा, 2π/3 या 120 डिग्री के लिए काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/T क्या हो जाएगा, VS dt। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो T है, T हमारा कितना है, T = 2π/3 या फिर 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2π/3 करेंगे तो ऊपर में क्या चला जाएगा, 3/2π चला जाएगा। और जो वेवफॉर्म हमारा आ रहा है उसके एक पल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज अल्फा प्लस π/6 टू 7π/6 VAC dωt। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है, दैट इज 3√3 Vm/2π1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, Vm क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। ओके, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास 3 फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, जो क्या कर रहा है, जो हमारा AC सिग्नल है उसको क्या कर रहा है, उसके पूरे साइकिल को, या फिर उसमें 3 पल्सेस पॉजिटिव होंगे और 3 निगेटिव होंगे, उन पूरे पॉजिटिव और निगेटिव पल्सेस को, यानी टोटल हमारे पास 6 पल्सेस होंगे, जिनको हम लोग फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू AC को DC में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद में हमने देखा सेमी कन्वर्टर हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। सेमी कन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं कि 3 SCR और 3 डायोड का यूज करके हम लोग ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। और इसमें भी हमारा जो आउटपुट में क्या मिलता है, सिर्फ 3 पल्सेस मिलता है, इसलिए इसको हम लोग हाफ कंट्रोल्ड बोलते हैं। ओके, इसके बाद में एक न्यूमेरिकल है 3 फेज पे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि 3 फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड
rectifier supplies a highly inductive load with R equal to 10 ohm. The supply is a 3-phase star connected with 400 volt RMS. Calculate the load current when the firing angle is 45 degree. The power drawn from the supply. और तीसरा पूछ रहा है कि द करंट वैल्यू केप्ट एट ए एंड अल्फा चेंजेस टू 135 डिग्री, कैलकुलेट द पावर रिटर्न टू द सप्लाई। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें हमें सबसे पहले बताना है कि हमारा लोड करंट कितना होगा जब हमारा फायरिंग एंगल 45 डिग्री होगा। सबसे पहले हम लोग लोड करंट निकालेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि क्या नाम है, सप्लाई से कितना पावर ड्रॉ होगा या फिर हमारा लोड कितना पावर लेगा। ओके, यानी या फिर पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इफ़ द करंट वैल्यू केप्ट एट ए, यानी कह रहा है कि करंट अगर हमारा जो पहले वाले केस में आएगा ए वाले में उतना ही रहेगा और फायरिंग एंगल को चेंज कर देंगे तो कितना पावर हमारा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा सप्लाई को, वो बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन हमारा क्या दिया है कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज इज 400 वोल्ट, ये हमारा आरएमएस में है। रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ 10 ओम और हाईली इंडक्टिव है, लेकिन इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है। ओके, तो इसमें याद रखना है कि लोड इज हाईली इंडक्टिव, लोड इज हाईली इंडक्टिव ओके, एंड अल्फ़ा हमारा पहले केस में दिया है 45 डिग्री, यानी अल्फ़ा 1 मान लेते हैं 45 डिग्री, और एक अल्फ़ा दिया है यानी अल्फ़ा 2 इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे या फिर वीएम कैसे निकालेंगे। तो जैसे वीएम इक्वल टू हमने पढ़ा था √2 VS, वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे भी √2 VS हो जाएगा। तो यानी √2 VS बाई √3, यानी हमारे पास ये लाइन वोल्टेज दिया हुआ है लाइन टू लाइन, इसको हम लोग फेज में करने के लिए क्या करेंगे, स्टार कनेक्टेड सप्लाई है तो उसको हम लोग √3 से डिवाइड करेंगे और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ √2 मल्टीप्लाइड बाई 440 डिवाइड बाई √3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 326.6 वोल्ट, 326.6 वोल्ट हमारा निकल के आएगा मैक्सिमम वोल्टेज। उसके बाद में हम लोग इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है डीसी आउटपुट करंट जो कि पूछा गया है। ओके, तो ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो VDC का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 3√3 बाई पाई VM cos अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन पाई इंटू VM इज़ 326.6 इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 45 डिग्री। अभी हम लोग पहले केस लेके चल रहे हैं। ओके, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा VDC इक्वल टू कितना, VDC इक्वल टू 381.97 वोल्ट। ओके, तो हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज इतना निकल के आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी आउटपुट करंट निकाल सकते हैं। तो डीसी आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, IDC इक्वल टू VDC बाई आर। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 381.97 डिवाइड बाई 10, तो हमारा क्या आ जाएगा, IDC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, IDC इक्वल टू हो जाएगा आपका 38.197 एम्पियर। ओके, तो हमने पहला केस में जो हमने पूछा था कि इसका एवरेज आउटपुट करंट कितना होगा, तो 38.197 इतने एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके,
इसके बाद में इसका जो अगला पार्ट है, पावर ड्रॉन फ्रॉम दी सोर्स। अगला जो हमारा हमें बताना है कि कितना पावर जो है ड्रॉ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जितना पावर हम लोग डिलीवर करेंगे उतना ही पावर हमारा लोड एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा कि पावर ड्रॉन फ्रॉम द लोड दैट इज पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कि पावर कितना ड्रॉ हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वी डी सी इंटू आई डी सी। ओके, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 381.97 मल्टीप्लाइड बाई 38.197 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14,590 14590.21 वाट। यानी कि इतना पावर जो है हमारा लोड क्या करेगा, इतना पावर हमारा सोर्स सप्लाई करेगा लोड को। ओके, इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट जो है, इसमें कह रहा है कि अगर हमारा करंट जो आया है वो कांस्टेंट, मतलब पहले वाले केस के जितना रहे, और हमारा अगर हम लोग फायरिंग व्हील चेंज कर देंगे तो हमारा पावर कितना हो जाएगा। तो फॉर अल्फ़ा हमारा कितना है 135 डिग्री। ओके, करंट इज़ आई नॉट इक्वल टू आई डी सी, क्योंकि ये बता दिया है 38.197 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग फायरिंग व्हील को चेंज कर दिए दैट इज़ 135 डिग्री, तो हमारा जो वी डी सी निकल के आएगा 33√3 इंटू वी एम। वी एम हमारा कितना है 326.16 डिवाइड बाई 326.6 डिवाइड बाई पाई इंटू कॉस 135 डिग्री। तो ये हमारा निकल के आएगा माइनस में निगेटिव ऑफ 381.97 वोल्ट। इसका तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि पावर रिटर्न टू द लोड, यानी कितना पावर लोड को रिटर्न हो जाएगा, सोर्स को रिटर्न हो जाएगा। तो पावर रिटर्न टू द सोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका -381.97 इंटू 38.197। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा -14590.21 वाट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाए इस क्वेश्चन में कि जितना पावर सोर्स सप्लाई करेगा लोड को, उतना ही पावर क्या होगा, उतना ही पावर हमारा क्या नाम है, पावर रिटर्न भी हो रहा है सोर्स को। ओके, तो इस तरीके से जब हमने फायरिंग व्हील को अल्फ़ा इक्वल टू 45 से 135 पे चेंज किया तो क्या हो रहा है, पावर हमारा पहले डिलीवर हो रहा था और अब पावर क्या हो रहा है, पावर आपका रिबैक हो रहा है किसको, सोर्स को। ओके, तो अभी तक हमने 3 फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स कंप्लीट कर लिया है। ओके, बाकी जो भी चीज़ें इसमें बची हुई हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।